जय हिंद साथियों। रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:2 है। उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और जिन अभ्यर्थियों को मैथमेटिक्स के अंदर प्रॉब्लम है तो वो सभी अभ्यर्थी एक बार इस क्लास के अंदर एंड तक बने रहें, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। सोल्व कैसे करेंगे तो वो देखिए, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। ध्यान से समझिए मेरे भाई, आयतन निकालना है तो आयतन को हम बोलते हैं वी। वी बराबर आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है आयतन। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, एक बार समझेंगे तो इस टाइप के प्रश्न को आप देखते ही सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर हमें बोला गया है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या है, 3:4। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, ये तो हो जाएगा बेलन फर्स्ट, यानी कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करके लिखता हूँ। ये तो हो जाएगा बेलन फर्स्ट, उसके बाद में यहाँ पर ये हो जाएगा बेलन सेकंड। और यहाँ पर इनकी त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, पहले बेलन की त्रिज्या 3 है और दूसरे बेलन की त्रिज्या 4 है, यानी कि यहाँ पर दो बेलन दिए गए हैं और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है 3:4। इसी प्रकार से उनकी ऊंचाइयों का अनुपात है, ऊंचाई का मतलब होता है एच, यानी कि हाइट होती है, और उनका अनुपात दिया गया है 5:2। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, आयतन यानी कि वी बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है। कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिए। सबसे पहले पहले बेलन का निकालेंगे तो यहाँ पर पाई हो जाएगा, उसके बाद में आर स्क्वायर, यानी कि पहले बेलन में आर का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 3 रखेंगे, स्क्वायर है तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद में क्या है, एच है, तो यहाँ पर गुणा में एच। एच कितना दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 5, तो यहाँ पर रखेंगे 5। उसके बाद में अनुपात, फिर क्या दिया गया है मेरे भाई, दूसरे बेलन का भी इसी प्रकार से निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पाई। उसके बाद में आर स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए दूसरे बेलन में आर का मान कितना है, यानी कि त्रिज्या है 4, तो यहाँ पर रखेंगे 4, और आर स्क्वायर है तो यहाँ पर 4 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर क्या है, गुणा में एच है, दूसरे बेलन की हाइट कितनी है, 2, तो यहाँ पर हम गुणा के अंदर क्या रखेंगे, 2। अब यहाँ पर मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे भाई यहाँ पर देखिए, पाई से पाई कट जाएगा, उसके बाद में 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 होता है, उसके बाद में क्या है 5 गुणा के अंदर, इसके बाद में अनुपात है। इसी प्रकार से यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, गुणा के अंदर कितना दिया गया है, 2। अब यहाँ पर देखिए 9 गुणा 5 करेंगे तो बन जाएगा 9 पंजे 45, उसके बाद में अनुपात है। इसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे तो बन जाएगा 16 दूना के 32, यानी कि उनके आयतनों का अनुपात बन जाएगा कितना मेरे भाई, यहाँ पर देखिए 45:32 है, यानी कि उनके आयतनों का अनुपात हो जाएगा 45:32 है। क्या किसी ऑप्शन के अंदर 45:32 दिया गया है, तो बिल्कुल सर 45:32 दिया गया है, ऑप्शन डी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, 1/20 2/40 का कितना प्रतिशत है, यानी कि ये प्रतिशत टॉपिक से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए यहाँ पर आपको बोला गया है कि 1/20 2/40 का कितना प्रतिशत है। सोल्व करना बहुत ही आसान होता है, कैसे सोल्व करेंगे ध्यान से समझिए। यहाँ पर बोला गया है कि 1/20 का, यानी कि 1/20 2/40 का, यानी कि इसके बटे में आ जाएगा 2/40 का मतलब हो जाएगा गुणा कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुणा के अंदर लगा देंगे 100%। ठीक है मेरे भाई, अब इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए, इसको आगे एक प्रोसेस में लेकर जाएंगे तो यहाँ पर जितने भी ये नीचे की चीज़ें हैं, यानी कि 2/40 है, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये गुणा के अंदर आ जाएगा, लेकिन जो 40 है ये ऊपर चला जाएगा और 2 है ये इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/20, ठीक है, गुणा के अंदर आ जाएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा
40 बटे में 2, उसके बाद में गुणा के अंदर हो जाएगा 100%। ठीक है मेरे भाई। अब इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर देखिए इसको हम सोल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 20 एकम 20। ठीक है, ये कट जाएगा 20 दूना के 40 है। उसके बाद में ये कट जाएगा 2 एकम 2 और ये कट जाएगा 2 एकम 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 1 गुणा में 100%। ठीक है, अब यहाँ पर इसको भी हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 गुणा में 100% है तो यहाँ पर हो जाएगा 100%। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मैं लगा देता हूँ प्रतिशत है। आपसे पूछा गया था कि 1/20 2/40 का कितना प्रतिशत होगा, तो मेरे भाई 100% होगा। अब हमें देखना है कि 100% किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो हाँ सर 100% हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि 99 रुपये की फीस के अंदर आपको ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट मिलने वाला है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी आपको बिल्कुल फ्री के अंदर दिए जाएंगे। और यदि आप एग्जाम से पहले इन 15 प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगा लेते हैं तो मैं आपको एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूं, आपको ये पता चल जाएगा कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एग्जाम से पहले एक बार इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को आप सरसरी निगाहों से जरूर देख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन इसी मास्टर पीडीएफ सेट से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। 295 मीटर और 215 मीटर लंबी दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। पहली ट्रेन 61 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी ट्रेन 47 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे फटाफट से, तो वो देखिए मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपसे पूछा गया है समय, तो समय निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखिए, समय निकालने के लिए फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटा में चाल। ये होता है फॉर्मूला, दूरी बटा में हो जाएगा चाल। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे निकालेंगे तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, समय निकालना है कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। तो समय निकालना है, दूरी कितना दिया गया है वो देखिए। इसी प्रकार से आपको सोल्व करना है। पहली ट्रेन की लंबाई है या फिर दूरी है कितनी, 295, यानी कि यहाँ पर है 295 मीटर है। उसके बाद में दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है, 215 मीटर है। ठीक है, बटे के अंदर क्या कर देंगे समय, यानी कि चाल। चाल क्या है, यानी कि पहली ट्रेन की चाल है 61 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी ट्रेन की चाल है 47 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो वो आप यहाँ पर ध्यान से समझिए मेरे भाई। यहाँ पर समय है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समय बराबर है, समय बराबर, अब इन दोनों को आपस में जोड़िए, 295 और 215 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 510। ठीक है, बटा के अंदर 61 और 47 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 108। अब यहाँ पर समय हमें दिया गया है किसके अंदर, सेकंड के अंदर है। तो जब भी आपको समय सेकंड के अंदर दिया जाए तो उसको हमें, यानी कि यहाँ पर देखिए ट्रेन की लंबाई हमें दी गई है मीटर के अंदर और चाल दी गई है किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर। ठीक है, अब उसको हमें क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड के अंदर बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 5 बटे, यानी कि ट्रेन की जो चाल है उसको हम क्या कर देंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे तो समय किसके अंदर हो जाएगा, सेकंड के अंदर हो जाएगा। अब यहाँ पर इस 18 को भाग के अंदर है, ऊपर गुणा के अंदर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा। कैसे, तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर मैं इसके सामने ही लिख देता हूँ। समय बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो है 510, उसके बाद में 18 बटे में है यानी कि भाग के अंदर ऊपर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। उसके बाद में नीचे क्या है, यहाँ पर नीचे बच रहा है 108 गुणा के अंदर 5। अब इसको यहाँ पर सोल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर है समय, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर समय, थोड़ा सा समझाने में टाइम लगेगा, समय। ठीक है, 510 को 18 के साथ में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9180। ठीक है, और 108 को 5 के साथ में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 540। सोल्व करिए, 0 से 0 कट जाएगा। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए 918 को 54 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 17। ठीक है, समय सेकंड में है तो यहाँ पर हम लगा देंगे सेकंड। ठीक है, यानी कि उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, 17 सेकंड का समय लगेगा, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तब फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक दुकानदार ने कुछ सामान 2500 रुपये में खरीदा और उसे 3250 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से लिया गया है। और याद रखना, आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर है प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से लगभग 2 से 3% प्रत्येक शिफ्ट के अंदर पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है लाभ प्रतिशत है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाभ निकालेंगे। और देखिए मैथ के प्रश्न के अंदर आपको टेंशन नहीं लेना है, मात्र 2 से 3 सेकंड में इस टाइप के प्रश्न को आप सोल्व करेंगे। ठीक है, एक बार यहाँ पर समझिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर निकालना है लाभ। ठीक है, उसके बाद में निकालेंगे लाभ प्रतिशत। बहुत सिंपल सा है, लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब बेचा गया मूल्य और क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदा गया मूल्य। तो यहाँ पर क्या है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य है 3250। उसके बाद में माइनस क्रय मूल्य कितना है 2500, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2500। अब यहाँ पर 3250 में से 2500 चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 750, यानी कि उस वस्तु पर हमें कितने रुपए का लाभ हुआ है, 750 रुपए का लाभ हुआ है। हमसे पूछा गया है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप याद रखना, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर आप 2 से 3 नंबर आसानी से प्राप्त कर जाओगे। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देखिए लाभ बटे में क्रय मूल्य, यहाँ पर हो जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, उसके बाद में क्या है, गुणा के अंदर है 100%। ठीक है मेरे भाई, ये होता है लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लाभ प्रतिशत। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, लाभ प्रतिशत बराबर में क्या है, लाभ बटे में क्रय मूल्य। लाभ कितना है, तो यहाँ पर देखिए लाभ है 750 रुपये। उसके बाद में क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 2500 रुपये, गुणा के अंदर कितना है 100%, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 100%। ठीक है मेरे भाई, अब उसके बाद में यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी। ठीक है, उसके बाद में ये कट जाएगा 25 से कम 25 और ये कट जाएगा 25 ये 75। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जीरो है तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा जीरो, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 30 है और उसके बाद में क्या बच रहा है प्रतिशत, तो यहाँ पर लगा दूंगा प्रतिशत। यानी कि लाभ प्रतिशत कितना निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा 30%। यानी कि एक दुकानदार कुछ सामान 2500 रुपये में खरीदता है और उसे 3250 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत होगा कितना, 30% है। अब हमें देखना है कि 30% किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 30% हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जिस भी अभ्यर्थी ने मास्टर पीडीएफ सेट नहीं लिया है वो व्हाट्सएप पर जाकर ले सकता है, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपको मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर देखने को मिलेंगे और इसी तरह से आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में भी मिलने वाले हैं। फिर भी यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पर ही उस प्रश्न का सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने।
एक महिला 80 मिनट तक 20 मीटर पर मिनट की चाल से और 70 मिनट तक 50 मीटर पर मिनट की चाल से यात्रा करती है, उसकी औसत चाल मीटर पर मिनट में ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कैसे, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमसे पूछा गया है औसत चाल। तो मेरे भाई औसत चाल ज्ञात करने के लिए आपको औसत चाल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है औसत चाल, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ औसत चाल। ठीक है, यहाँ पर निकालना है औसत चाल। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, जब भी इस टाइप के प्रश्न को आप समझ जाएंगे तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। अब कुल दूरी कितनी है, तो यहां पर देखिए, यहां पर बोला गया है 20 मीटर पर मिनट, यानी कि एक मिनट में वो 20 मीटर चलता है। तो पहली बार में वो चलता है 80 मिनट तक। तो यहां पर देखिए 80 गुणा में हम क्या कर देंगे, 20 कर देंगे। उसके बाद में मेरे भाई यहां पर देखिए 2 बार चल रहा है, तो दोनों क्या करेंगे, दोनों दूरी हम जोड़ लेंगे। उसके बाद में 70 मिनट तक चलता है 50 मीटर पर मिनट के हिसाब से, यानी कि यहां पर हम कर देंगे 70 मिनट तक चलेगा। तो एक मिनट में कितना चल रहा है, यहां पर चल रहा है 50 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद में यहां पर बटे में क्या है, कुल समय कितना है। तो यहां पर मैं कलर चेंज करता हूं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। पहली बार में वो चल रहा है 80 मिनट तक है और दूसरी बार में वो चल रहा है 70 मिनट तक है, यानी कि 80 और 70 को यहाँ पर ऐड कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा कुल समय। ठीक है, अब इसको यहाँ पर आप सोल्व करिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ औसत चाल। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए हम निकाल क्या रहे हैं। औसत चाल बराबर, यहाँ पर देखिए इसको सोल्व करेंगे तो 80 गुणा में 20 करेंगे तो यहाँ पर 8 दूनी 16, यानी कि 80 गुणा 20 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1600। ठीक है, उसके बाद में प्लस से फिर मेरे भाई यहाँ पर 70 और 50 को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 पंजे 35, यानी कि 70 और 50 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3500। उसके बटा में कितना है, 80 और 70 को आपस में जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 150। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1600 और 3500 को यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5100। ठीक है, बटा में कितना दिया गया है, 150। अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। उसके बाद में ऊपर बच गया 510 और नीचे बच गया 15, तो ये कट जाएगा 15 एकम 15 और ये कट जाएगा 34 गुणा में 15 करेंगे, यानी कि 34 बार कट जाएगा। 34 गुणा 15 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 510। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे क्या निकला है, 34 निकला है, यानी कि औसत चाल हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, औसत चाल हो जाएगा 34, पूछ रहा है किसके अंदर, मीटर प्रति मिनट के अंदर, तो हो जाएगा मीटर प्रति मिनट। ठीक है मेरे भाई, यानी कि उसकी औसत चाल आ जाएगी 34 मीटर पर मिनट। अब हमें देखना है कि 34 मीटर पर मिनट किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो हाँ सर, 34 मीटर पर मिनट हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था। ऑप्शन ए वर्ष 1830 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1848 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1856 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1862 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम शुरू हुआ था वर्ष 1856 में। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं एडम स्मिथ। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है।
ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने। शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1896 में, ऑप्शन सी वर्ष 1901 में, ऑप्शन सी वर्ष 1919 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1913 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। शांति निकेतन की स्थापना हुई थी वर्ष 1901 में। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि रोलैक्ट एक्ट कानून कब पारित हुआ था? तो याद रखना रोलैक्ट एक्ट कानून पारित हुआ था वर्ष 1919 में। यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो मेरे भाई याद रखना जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था पंजाब के अमृतसर शहर के अंदर। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है दक्षिण अमेरिका को। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कलिंग पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन ए है यूनेस्को के द्वारा, ऑप्शन बी है यूनिसेफ के द्वारा, ऑप्शन सी है WHO के द्वारा और ऑप्शन डी है ILO के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर पहली बार के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो एक प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है। ठीक है, और यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखा है? या फिर बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है तुर्की भाषा में। ठीक है, और यहाँ पर काफी बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। ठीक है मेरे भाई, इस प्रश्न को आप जरूर याद रखना। ये प्रश्न 100% एग्जाम में पूछा जाता है कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो क्या नाम है? बाबरनामा। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। और मेरे भाई याद रखना आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर साइंस के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि केवल अकेली साइंस आपको 25 नंबर दिलवा सकती है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर तो इस टाइप के प्रश्न को आप जरूर नोट कर लिया करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया था वैज्ञानिक केपलर ने। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। साहिवाल किसकी एक नस्ल है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि साहिवाल किसकी एक नस्ल है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए,
यानी कि जो साहिवाल है ये गाय की नस्ल है, ठीक है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी आपको बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। और यदि आप एग्जाम से पहले इन 15 प्रैक्टिस सेट को लगा लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एग्जाम से पहले एक बार इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को आप सरसरी निगाहों से जरूर देख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी मास्टर पीडीएफ सेट से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन बी है आमाशय ग्रंथि, ऑप्शन सी है यकृत ग्रंथि और ऑप्शन डी है बड़ी आंत। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई एक प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। प्रश्न है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और ये कहाँ पर पाई जाती है? ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है संघाई को। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो एक बार इस क्लास को आप लाइक कर देना, और आपके जितने भी दोस्त रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं ऐसी बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे। ठीक है।